मैं इस वक्त हिसार में हूं और हिसार में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। सबसे पहले जिंदल स्टील यहां पर आया, उसके बाद में स्टील की कई सारी कंपनियां यहां पर आईं और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर ईवी व्हीकल्स के तमाम सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लगी हुई हैं। तमाम ईवी व्हीकल्स के जो कंपोनेंट हैं वो हिसार में तैयार हो रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ में जो हिसार है वो ईवी व्हीकल बनाने के मामले में उसके कंपोनेंट को बनाने के लिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी मैं एक फैक्ट्री में आया हूँ दीपक अग्रवाल जी की। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि ये स्पीडोमीटर है जो कि आमतौर पर ई रिक्शा में लगता है। तो ये पहले इस तरीके के स्पीडोमीटर और भी तमाम सारे कंपोनेंट चाइना से आते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो यहीं पर बना रहे हैं। दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ में, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से चाइनीज़ कंपनियों को पीछे छोड़कर और इनके जैसे तमाम जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। दीपक भाई, ये हमें समझाइए कि ये जो स्पीडोमीटर एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन पहले ये चाइना से आता होगा। चाइना में इसकी क्या कॉस्टिंग थी, चाइना की क्या क्वालिटी थी, और अभी आप जो बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्टिंग है, उसकी क्या क्वालिटी है? देखिए, ये आज तक हमने भी पहली बार ही बनाया है। मतलब इंडिया में अभी तक किसी और ने स्पीडोमीटर यहाँ पे नहीं बनाया। अभी तक जितना भी होता है वो सारा चाइना से इंपोर्ट ही होता है। दूसरे मॉडल के कुछ स्पीडोमीटर्स बनते हैं, ये मॉडल का नहीं बनता, ये सबसे सस्ता है। चाइना से ये मंगाने में तकरीबन आप ये समझिए आज की डेट में 350 साढ़े 300 रुपये के आसपास पड़ता है। और हमने उसमें और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं इसमें। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें हमने ऑटोमेटिक डिमिंग का फीचर डाल रखा है कि रात में ये लाइट हो जाता है, जिससे कि ई रिक्शा के जो आगे का शीशा है उसके ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा ना पड़े और ड्राइवर को चलाने में ईजी रहे। प्लस इसके अंदर हमने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इंडिकेटर फ्लैशिंग का इनबिल्ट कर दिया है, जिससे कि आपको अब फ्लैशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्लैशर एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो थोड़े टाइम में ख़राब बहुत होते हैं। उनमें स्पार्क जनरेट हो के उनके अंदर जो है वो प्लेटिंग ख़राब होती है, तो ख़राब बहुत होते हैं। पर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड फ्लैशिंग में कभी भी कुछ भी ख़राब नहीं होना होता। तो बट देन चाइना से एज सच कुछ भी नहीं है कि हम लोग compete नहीं कर सकते इंडिया में। हमें केवल सोचने की ज़रूरत है उस लेवल पे। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट सारी दुनिया में सेम है, केवल करेंसी एक्सचेंज रेट का फ़र्क होता है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल के अलावा सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो मैन पावर की होती है। चाइना में आज की तारीख में जो मिनिमम वेज है वो 3500 RMB है, जो कि 45,000 रुपये महीना बैठती है, और हिंदुस्तान में 12,000 13,000 रुपये है। अच्छा। तो प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इतने ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम चाइना से compete नहीं कर सकते। आज हम इसको जिस प्राइस पे चाइना से इंडिया में लैंडेड आता है उस प्राइस पे हम इंडिया में बेच देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस प्राइस पे बेचने में। और शायद उसी का रीज़न है कि हम आज ग्रो भी कर पा रहे हैं। अच्छा सर, हिसार में जो ईवी इंडस्ट्री है, जो ई बाइक्स हैं, ई रिक्शा है, वो आखिर कई सारी हमने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ देखी, तो आप लोग उसके कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, तो क्या इसके वजह से यहाँ पे तमाम सारी फैक्ट्रियाँ हैं, या हिसार का अपना एक इतिहास है कि नई चीज़ों को पकड़ता है, इनोवेटिव है? नहीं, हिसार का अपना ही इतिहास है। देखिए, हिसार में आप मैं बताऊं आपको, जैसे कि यहाँ पे जिंदल्स के अलावा कभी कुछ ऐसा कोई इंडस्ट्री थी नहीं। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर बेस्ड थी, बट लेकिन मेनली धीरे धीरे इकोनॉमी यहाँ की मेनली जिंदल्स के ऊपर बेस्ड हो गई। जिंदल की एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई यहाँ पे, या पाइप इंडस्ट्रीज डेवलप हुई जो कि जिंदल से फिनिश गुड्स लेके फिर स्टील पाइप्स वगैरह के लिए। एक टाइम आता है जब हर एक चीज़ के अंदर सैचुरेशन पॉइंट्स आ जाते हैं, तो और कुछ मेजर, क्योंकि एग्रीकल्चर ही केवल यहाँ पे मेजर था, कोई मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ये था नहीं, तो जिनको भी जाना था तो हमेशा लोगों ने नई चीज़ें करने की सोची यहाँ पे, कि कोई भी नई चीज़ आई तो यहाँ पे लोगों ने जल्दी पकड़ी। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम ईवी में हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं पूरा, और इससे पहले हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल्स में मेनली थे, जो कारों में CNG LPG किट्स लगती हैं, मेन हमारा, हम उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे। आज भी हम जो आप ये बना रहे थे, एक बार हाँ जरा आइए दिखाते हैं। अच्छा, पहले आप ये बनाते थे? हाँ, ये पूरे CNG का कंट्रोलर है।
सीएनजी का इंजन कंट्रोलर है ये पूरा। सीएनजी के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग हुंडई को भी सप्लाई करते हैं, ओईएम सप्लायर हैं हम हुंडई के। तो हम लोग भी अब आज ईवी में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पर लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि सीएनजी बिजनेस का हिंदुस्तान का करीब 25 से 30% मार्केट हिसार के लोग कंट्रोल करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में, जो दिल्ली में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो मेजर प्लेयर हैं सीएनजी अल्टरनेटिव फ्यूल्स के, वो हिसार के ही हैं। और ठीक है, जो एलपीजी किट्स हिंदुस्तान में आई थी वो गुजरात से आई थी। गुजरात वालों ने इंपोर्ट करके इटली से, अगर आप जाएंगे पीछे तो उस समय पे इटालियन किट गुजरात से, इटालियन किट गुजरात से के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे और वो होता था। बट हिंदुस्तान में जो बनाने का काम चालू हुआ था वो सबसे पहले हिसार वालों ने ही चालू किया था। अच्छा, एक बात और है दीपक जी कि तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि हम चाइना से compete नहीं कर सकते। चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहाँ पर जो स्किल्ड लेबर हैं उनके वो बहुत अच्छे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? आप तो तमाम बार चाइना गए भी हैं, अपना खुद का यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज कंपनियों के साथ compete कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हर साल हिंदुस्तान में बनते हैं। टेक्नोलॉजी की कोई इशू नहीं है हिंदुस्तान में। एक बेसिक केवल इंडिया और चाइना में फर्क है माइंडसेट का। हम लोग यहाँ पे सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते बहुत कम है। मतलब आज चाइना में और हमारे में एक बेसिक फर्क है। चाइना में किसी को रात में एक सपना आएगा ना, वो सवेरे उसे बनाना चालू कर देगा कि ये प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, उसे सवेरे बनाना चालू कर देगा। वो उसके ऊपर कोई थीसिस नहीं करेगा कि भैया ये कितने का पड़ेगा, कहाँ बेचूंगा, कितने कमाऊंगा, कितना बनाने में खर्चा आएगा, कितनी मैन पावर लगेगी, कितनी मशीनें लगेगी, नहीं, कुछ नहीं। वो अगले दिन उसे बनाना चालू कर देगा। ठीक है, वहाँ पे आज एक इकोसिस्टम, उनकी एक एडवांटेज है कि उनका एक इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हो चुका है, जो कि यहाँ पे डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो उस इकोसिस्टम की वजह से उन्हें ये पता है कि हम कुछ भी बना लें, हम दुनिया के किसी न किसी कोने में तो हम बेच ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो हम बेच ही लेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी बनाने को सोचते हैं तो पहले तो उसकी पूरी थीसिस लिखते हैं कि भैया ये इसका एक एक बॉम्ब कॉस्ट क्या आएगी, कितना खर्चा लगेगा, कितनी मशीनों में इन्वेस्टमेंट होएगा। मशीनों में इन्वेस्टमेंट आते ही हम सोचते हैं यार ये काम हम जॉब वर्क पे करा लेंगे, हम मशीनों में पैसा नहीं लगाना चाहते। जॉब वर्क पे आप जितना काम कराएंगे उतना आप क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकते और उतनी ही आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, पिलफरेज बढ़ती चली जाएगी। तो फिर आप compete कर ही नहीं पाओगे। अगर ये आप चाहते हैं तो इसको जॉब वर्क में करवा सकते थे? बिल्कुल करा सकते थे। तो इसमें क्या नुकसान होता? अगर जॉब वर्क में तो आपका सस्ता भी पड़ता मेरे ख्याल से। बहुत महंगा पड़ता। सस्ता कैसे पड़ता? सस्ता नहीं पड़ता जॉब वर्क? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अच्छा, आप इसको जॉब वर्क पे कराने जाएंगे अगर, तो इसमें मैं अगर ये समझूं तो इसमें कुछ नहीं तो मेरा कम से कम नहीं तो 70 से 80 रुपए, 350 रुपए की आइटम में मायने रखता है, उतने मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस कोई भी जॉब वर्कर, आप एक चीज समझिए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं। आपके पास आज आपको माल की जरूरत है, वो कहेगा 10 दिन बाद मिलेगा जी, मेरे पास तो अभी दूसरा काम चल रहा है। नहीं लेकिन सर अगर आप अपना खुद का बनाते हैं तो निवेश आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ। जैसे अब आप इतनी आधुनिक मशीनें मंगवाई आपने तो निवेश ज्यादा हुआ। हाँ, तो उससे फिर आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ती। देखिए, आज की तारीख में गवर्नमेंट जितना जिस हिसाब से प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, आज आप किसी भी फैक्ट्री में 1 रुपया लगाते हो तो सरकार एक तरीके से आपको 2 रुपए इंसेंटिव के रूप में वापस दे रही है। दैट इंक्लूड्स द लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा। और मेरा तो खास तौर से ये मानना है कि अगले 5 से 7 साल में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतना ओवर क्राउडेड हो जाएगा कि ये गोल्डन पीरियड है किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो। अच्छा, तो ये मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नई तकनीक लाने में उसमें हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। टाइम लगेगा, इकोसिस्टम डेवलप होते होते धीरे धीरे, पर होएगा। और 5-7 साल के अंदर लोग नौकरी ही करने की सोचेंगे ज़्यादा, अपनी फैक्ट्री लगाने इतना ओवर क्राउडेड हो जाएगा कि जल्दी से पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा। कि आपका इतना कंपटीशन हो जाएगा आज से 5-7 साल के अंदर। जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिस हिसाब से लोग अब सोचना चालू, आज से आप 3 साल 4 साल पहले जाएंगे तो लोग कैश में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की वजह से छोटे छोटे लोगों को भी, छोटे छोटे व्यापारियों को भी अब 80% उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम होता है, पेमेंट आती है, तो वो उन्हें अकाउंट्स प्रॉपर करने ही पड़ते हैं। कैश का काम कम होता चला जा रहा है। सब लोग यूपीआई सारा दिन यूज़ करते हैं। हम लोग कितने कैश कैरी करते हैं? मेरे बच्चे कहते हैं हमारे पास अगर 500 रुपये भी कैश पड़ा है बहुत है हमारे लिए, हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। होता क्या है उससे? अब आप देखिए उसको,
अगर आप क्वांटिफाई करेंगे, आप एक मिठाई वाले पे गए, आपने उससे 500 रुपए की 1 किलो मिठाई ली, आपने उसे कैश पेमेंट नहीं किया, यूपीआई कर दिया। अब यूपीआई अगर उसे आपने कर दिया तो उसे वो 500 रुपए का रॉ मटेरियल का परचेज भी दिखाना पड़ेगा किराने वाले से, किराने वाले को भी अपनी परचेज दिखानी पड़ेगी, पूरा सर्कुलेशन पूरा उस हिसाब से वाइट में हो गया, बैक चैनलिंग। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल सर कि अभी चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या सरकार से चाहते हैं कि आपको और सहूलियत दे, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी मार्केट से compete कर रहे हैं यहाँ पर, चाइना जैसे मार्केट से, तो आपको सरकार क्या करे? मतलब देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं आपको, सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज हमें जितना सरकार से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जितनी स्कीम्स मिल रही हैं, जितना जो कुछ भी मिल रहा है, हमें सरकार से, चाइना से compete करने के लिए हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे? चीज़ों को अननेसेसरी लटकाना, चीज़ों को अननेसेसरी डीले करना, हैंड होल्डिंग नहीं करना, एक व्यापारी को एक डिफरेंट नज़र से देखना। गवर्नमेंट चाहे कितनी भी स्कीम्स बना ले, लागू तो ब्यूरोक्रेसी नहीं करना है। बिल्कुल, तो आपने दीपक जी की बात सुनी होगी। हरियाणा जैसा एक शहर, और यहाँ पर ऐसे तमाम सारे कस्बे में आप जाएंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आपको मिलेंगे, दीपक जी जैसे तमाम सारे लोग मिलेंगे जो इनोवेशन कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो नौकरशाहों को भी चाहिए भाई, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी मानसिकता को बदलें। सिंगल विंडो सिस्टम की मांग इसीलिए तमाम सारे व्यापारी उद्योगपति कर रहे हैं, ताकि उनके बार बार चक्कर न लगाने पड़े, उनका वक्त बचत हो, और जब वक्त की बचत होगी तब वो अपना प्रोडक्शन में ध्यान लगाएंगे, वो नए नए प्रयोगों में ध्यान लगाएंगे। लेकिन हिसार इस वक्त जो है वो चाइना के, आप समझिए कि एक मुकाबले कहीं ना कहीं खड़ा है, और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा भविष्य है हिसार के लोगों का और उद्योगपतियों का। हिसार से संयम जैन और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।